भारत में इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। इसके साथ ही आईपीएल, सट्टा खिलाने वाले सट्टेबाज भी देश विदेश में मौजूद हैं। क्रिकेट सट्टेबाजी से लेकर कई कारोबार काले धन से फल फूल रहे हैं। आए दिन भारत में कई शहरों से सट्टेबाजों के पकड़े जाने की खबरें आती रहती हैं। ऐसी ही समस्या कुछ साल पहले दूसरे देशों में आई थी, जिसके बाद कई देशों ने सट्टेबाजी के अवैध कारोबार को रोकने के लिए इसे कानूनी जामा पहनाकर वैध कर दिया। लेकिन भारत में सट्टेबाजी गैर कानूनी है, तो वहीं ड्रीम 11 और एमपीएल जैसे गेम कानूनी रूप से सही हैं, जबकि वो भी एक प्रकार से सट्टा ही है। तो चलिए जानते हैं फैंटेसी गेमिंग ऐप और नॉर्मल बैटिंग में क्या फर्क है। आखिर लोग इतने धड़ल्ले से जुआ खेल कैसे रहे हैं, कानून क्या है और सरकार को इसमें क्या फायदा हो रहा है। दोस्तों, मुकाबला चाहे खेल के मैदान पर हो, चाहे राजनीति के मंच पर, लाख कोशिशों और उपायों के बावजूद सट्टेबाजी रोकी नहीं जा सकी है। ये कहानी शुरू होती है 5000 साल पहले से। जी हाँ, भारत में जुए का ताल्लुक है महाभारत से। उसने सिखाया कि जुआ खेलने वाले जमीन, जायदाद और पत्नी तक हार जाते हैं। यही एक बात भारत में जुए को गलत ठहराती है। नहीं तो भारत की किसी सरकार ने आज तक जुए पर कोई कानून नहीं बनाया है। फिर आप कहेंगे कि अच्छा, ये तो पुलिस जुआ खेलने वालों को उठाती है, वो कैसे? तो इसका जवाब है कि आज से 150 साल पहले अंग्रेजों ने कहा, अगर भारत पर राज करना है तो पहले उन्हें खेलने से रोको, क्योंकि जुए के चलते एक रात में कोई राजा भिखारी हो जाता था तो कोई भिखारी राजा बन जाता था। इसलिए उन्होंने द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 में बनाया और जुआ बैन कर दिया। आज तक हम उसी नियम को मानते आ रहे हैं। अभी तक भारत की किसी सरकार ने इस नियम को अपडेट करने तक की हिम्मत नहीं दिखाई। इसमें भी एक पेच है। दरअसल 1867 में ऑनलाइन जैसी कोई चीज थी ही नहीं, ना मोबाइल ऐप थे, इसलिए इस कानून में इंटरनेट पर खेले जा रहे जुए पर कोई नियम नहीं है। इसीलिए ऑनलाइन दुनिया में सट्टेबाजी का बाजार फलने फूलने लगा। संसद ने जब 2000 में आईटी एक्ट बनाया तो भी सट्टेबाजी के लिए कोई नियम नहीं बनाया। इससे हुआ क्या? भारत की कुल सट्टेबाजी में 80% जुआ ऑनलाइन खेला जाने लगा। 2019 तक सट्टा बाजार 3 लाख करोड़ का हो गया था। अब बात करते हैं ड्रीम 11 गेम की, जो कि कानूनी रूप से सही है। दोस्तों, क्योंकि ये गेम ऑफ चांस नहीं, गेम ऑफ स्किल है। अब इस मामले को थोड़ा कानूनी पॉइंट से समझते हैं। सबसे पहले तो ज्यादातर लोग किसी भी बात को एथिक्स या लॉजिक के नजरिए से देखते हैं, लेकिन अदालत या कानून वो मानता है जो संबंधित कानून लिखा हुआ है। भारतीय कानून इस संबंध में पूरी तरह से एक बात कहता है, अगर कोई खेल या गतिविधि गेम ऑफ चांस है तो वो जुआ है और गैर कानूनी है, लेकिन अगर कोई गतिविधि गेम ऑफ स्किल है तो वो वैध है। गेम ऑफ चांस का मतलब है कि जीतना या हारना मुख्य रूप से भाग्य या चांस पर निर्भर करता है, जबकि गेम ऑफ स्किल का मतलब है कि खेल में जीत या हार मुख्य रूप से खेलने वाले की स्किल यानी कि टैलेंट पर निर्भर करती है। तो इस तरह से यह कानूनी रूप से सही माना गया। अब हम लोग लॉजिकली ये सोच सकते हैं कि ड्रीम 11 में हम जिन खिलाड़ियों को चुनेंगे वो कैसे खेलेंगे। ये भी तो एक तरह से चांस ही मामला है, लेकिन कोर्ट ने इस बात को देखा कि मुख्य रूप से प्रतिभागी की जीत किस पर निर्भर है। इसमें मुख्य रूप से स्किल काम करती है या केवल चांस। तो इस प्रकार से स्किल को मुख्य भाग माना गया। अब कल को अगर इस संबंध कोर्ट PIL स्वीकारता है और ये साबित हो जाता है कि यह मुख्य रूप से गेम ऑफ चांस है, तो हो सकता है कि इसे जुआ मान लिया जाए और यह गैर कानूनी हो जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि राज्य के पास ये अधिकार होगा कि वो अपने स्टेट में चाहे तो इस तरह के जुए को भी लीगल कर सकता है। जैसे गोवा, सिक्किम और दमन ने यहाँ जुआ लीगल रखा है। दूसरे राज्यों में उसी 150 साल पुराने कानून के साथ इस पर बैन है। दोस्तों, भारत में बैटिंग करने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भारत में बैटिंग को लीगल करना चाहिए, तो कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। हालांकि भारत में बैटिंग लीगल करने से सरकार के राजस्व में भी काफी फायदा होगा और अवैध रूप से बैटिंग करने वाले खिलाड़ी और इसकी सुविधा देने वाले बुकी भी वैध रूप से काम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या फायदा होगा सट्टेबाजी लीगल करने से। नंबर 1, अगर FDI को सट्टेबाजी में निर्धारित कर दिया जाता है तो उन राज्यों को फायदा होगा जो कसिनो आदि को परमिट करते हैं। इससे न सिर्फ टूरिज्म बढ़ेगा बल्कि बाकी कई मामलों में राज्यों का फायदा होगा। ऑनलाइन गेमिंग के सेक्टर में FDI वैसे भी बहुत ज्यादा होती है। नंबर 2, सट्टेबाजी में बड़े बड़े फिल्म स्टार से लेकर बिजनेसमैन तक सभी हिस्सा लेते हैं और अक्सर ऐसे खुलासे होते रहते हैं। ऐसे में अगर सट्टेबाजी लीगल हो जाती है तो गैर कानूनी धंधे कम तो हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई भी तर्क नहीं कि ये पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। नंबर 3,
जो सबसे बड़ा फायदा सट्टेबाजी लीगल करने से होगा वो रेवेन्यू से जुड़ा है। घुड़दौड़ और लॉटरी से होने वाली आमदनी पर सीधे सीधे 30% टैक्स लगता है। अब इसमें सिर्फ जीतने वाले इंसान पर ही नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन पर भी टैक्स लगता है। ये पूरा रेवेन्यू भारत सरकार के खाते में जाएगा। अगर देखा जाए तो सट्टेबाजी का कारोबार अगर 3 लाख करोड़ का है तो इसके 30% सीधा रेवेन्यू की बात करें तो 90,000 करोड़ रुपया भारत के पास आएगा। चलिए इससे अगर अवैध कारोबार हटा देते हैं और सिर्फ 892,000 करोड़ देखें तो भी 26,000 करोड़ का मुनाफा सरकार को होगा। यानी कि जो बेहिसाब पैसा अभी सट्टेबाजों की जेब में चला जाता है उसमें से बड़ा हिस्सा सरकार को मिलने लगेगा, जो कि देश के विकास में काम आ सकता है। इसके लिए दुनिया के उन देशों का उदाहरण भी दिया जाता है जहां खेलों में सट्टेबाजी वैध है। इन देशों में इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, कनाडा और यूरोप के कुछ देश शामिल हैं। यहाँ की सरकारों को हर साल बैटिंग पर टैक्स लगाने से मोटी कमाई होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया को इससे 11 अरब डॉलर और कनाडा को करीब 15 अरब डॉलर का फायदा हुआ था। भारत में क्रिकेट को वैध किए जाने की मांग इसलिए भी उठ रही है क्योंकि बैटिंग की दुनिया का करीब 65% सट्टा टीम इंडिया के मैचों पर ही लगता है और टीम इंडिया के हर वनडे मैच पर करीब 20 करोड़ डॉलर का सट्टा लगता है। अब जहां एक तरफ रेवेन्यू के फायदे देखे जा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी सोचा जा सकता है कि आखिर कैसे इतने बड़े कारोबार को एकदम से लीगल किया जाएगा। एक बात तो तय है कि इसे लीगल करने के लिए सबसे पहले सरकार को ये तय करना होगा कि कौन लॉटरी या सट्टेबाजी में निवेश कर सकता है और कौन नहीं। पहले जब लॉटरी भारत के कई राज्यों में खेली जाती थी तब लोग अपना सब कुछ लॉटरी की टिकट खरीदने में ही लगा देते थे। मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा की सरकार के दौर में लॉटरी का खेल कई लोगों की जान ले गया था और फिर इसे बंद कर दिया गया। लॉटरी और सट्टेबाजी को बंद करने का सबसे बड़ा कारण ही यही था कि लोग इसमें अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते थे और चाहते थे कि वो आसानी से पैसा कमा लें। पर जहां 100 में से एक जीत सकता है, उस खेल में अपनी जमा पूंजी लुटाने वालों की क्या हालत होती होगी ये सोचा जा सकता है। सट्टेबाजी लीगल करना यकीनन सरकार के लिए एक बड़ा रेवेन्यू का कारण हो सकता है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जीविका चला पाते हैं और जहां लोग ये सोचते हैं कि उन्हें जुगाड़ लगाकर आसानी से पैसे मिल जाएं, जहां करप्शन इतना ज्यादा है, वहां सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचकर सट्टेबाजी को लीगल करना कितना सही है। भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता को देखते हुए इस बात का भी डर सताता है कि इस पर सट्टा लगाने वालों की बाढ़ आ सकती है। खासकर युवा वर्ग और गरीब तबके के द्वारा अपने पैसे सट्टे में झोंकने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जिसे किसी भी लिहाज से अच्छा कतई नहीं कहा जा सकता। साथ ही सट्टेबाजी के कानूनी होने पर इसका लाइसेंस हासिल करने की होड़ मच जाएगी और फिर बड़ी बड़ी कंपनियां भी मुनाफे के चक्कर में इससे जुड़ेंगी। दोस्तों, जहां जितना ज्यादा पैसा होता है उतना ही लालच भी होता है, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की चाह में बड़े सट्टेबाज मनचाहे परिणाम पाने के लिए मैचों को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। यानी फिक्सिंग का डर खत्म नहीं होगा बल्कि और बढ़ जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल हम ये आपसे भी जानना चाहते हैं कि क्या सट्टेबाजी भारत में लीगल होनी चाहिए या नहीं। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए।